फ्रेंड्स, आज हम कोलाइड के गुण को आगे बढ़ाते हुए हम शुरुआत कर रहे हैं टिंडल प्रभाव के बारे में। टिंडल प्रभाव की जो परिभाषा है वो ये दी गई है कि जब हम देखो, मैं इसकी परिभाषा पे लिख देता हूं कि जब प्रकाश की किरण को या प्रकाश किरण पुंज को कोलाइड विलयन में से गुजारते हैं, कोलाइड विलयन में से गुजारते हैं तो वह एक वर्णीय प्रकाश पुंज के रूप में, एक वर्णीय प्रकाश पुंज, यानी हमें एक कह सकते हैं प्रकाश पुंज, ये कह सकते हैं, या एक वर्णीय चमकीली रेखा के रूप में, चलो ये लिख देते हैं, चमकीली रेखा के रूप में दिखाई देता है। यह प्रभाव जो होता है ना, इस प्रभाव को अपन टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। वास्तव में ये चीज होती है कि जो वास्तविक विलयन होते हैं, सामान्य विलयन जो होता है ना, सामान्य विलयन में से जब आप प्रकाश की किरण को गुजारोगे तो हमें प्रकाश की किरण दिखेगी नहीं, लेकिन कोलाइड कण जो होते हैं, कोलाइड कण क्या करते हैं, प्रकाश की ये जो किरण होती है इसमें जो कण होते हैं, इन कणों को प्रकीर्णित करने का कार्य करते हैं। तो जब प्रकाश की किरण प्रकीर्णित होगी, और प्रकीर्णन भी किसका, जिसकी तरंग दैर्ध्य होती है उसका, मतलब तरंग दैर्ध्य का मान जितना कम होगा वह रंग जो होता है या वह प्रकाश जो होता है वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, प्रकीर्णित होता है। तो इसको समझने के लिए ये जो हम परिभाषा पढ़ रहे हैं, ये परिभाषा एक साइंटिस्ट थे टिंडल के द्वारा दिया गया था। तो टिंडल ने ये प्रभाव प्रदर्शित किया, बताया इसके बारे में, इसलिए हम इसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा हम रीजन बता सकते हैं वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश की किरण को क्या करना, फैलाना। तो ये कोलाइड विलयन क्या करते हैं, देखो आप, जैसे अपन इसको एक डायग्राम से समझते हैं कि जैसे मान लो हमने एक बीकर लिया कांच का, ठीक है, इसके अंदर क्या भर दिया, कोलाइड कण, ये कोलाइड विलयन इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, क्या दिया है हमने, कोलाइड विलयन, याद रखिएगा। अब हम क्या करते हैं, यहां से एक स्रोत लेते हैं कोई प्रकाश का, ठीक है, ये प्रकाश का स्रोत लिया, और इस स्रोत से हम क्या करते हैं, प्रकाश को इस विलयन में से गुजारते हैं। जब हम इस स्रोत में से प्रकाश के विलयन को गुजारेंगे तो ये जो कोलाइड कण होते हैं, ये कोलाइड कण क्या करेंगे, पहले प्रकाश की किरण को एक केंद्र पर, है ना, पूरा का पूरा केंद्रित करेंगे, यानी एक बिंदु पर पूरी मिलेगी, और फिर उसके बाद उसी किरणों को ये प्रकीर्णित करते हैं, यानी फैलाने का कार्य करते हैं। कैसे करते हैं, देखो आप, मैं इसके अंदर है ना ये बता रहा हूं, जैसे ये यहां से प्रकाश की किरणें आई, ये प्रकाश का स्रोत है, ठीक है, अब यहां से ये पढ़ने, यहां से ये किरण आई, इसमें से गुजरी, यहां आई एक, ठीक है, ये दो, और जैसे ये आ रही है तो ये तीन, अब ये एक बिंदु पर क्या हो गई, पूरी की पूरी, है ना, केंद्रित हो गई। अब यहां से वापस ये किरणें जब निकलेगी ना तो यूं निकलेगी इस तरह से, ठीक है। तो यहां हम देख रहे हैं कि प्रकाश पहले एक पॉइंट के ऊपर केंद्रित हो रहा है, और फिर उसके बाद वो क्या हो रहा है, इसमें से बाहर निकलता हुआ, यूं प्रकीर्णित होता हुआ दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है। तो ये स्थिति जो होती है, ये क्या है, देखो, प्रकाश स्रोत, ठीक है। अब ये जो कोण बन रहा है, ये ना, ये एक ही पॉइंट पे, ये इस कोण को नाम दिया गया है, अपने कह सकते हैं टिंडल कोण के नाम से भी इसे जाना जा सकता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये कहलाता है टिंडल कोण के नाम से जाना जाएगा। तो ये अंदर क्या है, ये जो इसके अंदर भरा हुआ है, ये है कोलाइड विलयन। क्या भरा हुआ है, कोलाइड विलयन। तो प्रकीर्णन करना, प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश को फैलाने का कार्य जो होता है वही हम टिंडल प्रभाव के रूप में लिखते हैं। और इसके उदाहरण आपको याद रखने हैं, और आप ये सारे उदाहरण जो है ना वो आप समझ सकते हो। जैसे मैंने पहला बताया, कमरे वाला, अंधेरे कमरे में जो प्रकाश की किरण हमें दिखाई देती है बहुत ही चमकीले रूप में, है ना। तो एक तो आप ये बताओगे, दूसरा ये कहा गया है कि नीला रंग जो होता है, नीला रंग,
इसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है, इसकी तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है, सबसे कम होती है या बहुत ही कम होती है। इस कारण इसका प्रकीर्णन जो होगा वो क्या होता है, सर्वाधिक होता है। प्रकीर्णन सर्वाधिक होगा। देखो नीले रंग का या नीले रंग की तरंग दैर्ध्य का मान सबसे कम, आप देख सकते हो, सबसे कम या बहुत कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और प्रकीर्णन के कारण ही, इसी प्रभाव के कारण ही, आपको पता है ना स्विमिंग पूल जिसे अपन कहते हैं तरणताल, है ना, तो तरणताल और समुद्री जल, कौन सा, समुद्र का पानी, समुद्री जल और आकाश का रंग हमें कैसा दिखाई देता है, नीला। कैसा दिखाई देता है, इसके अंदर आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो नीला रंग दिखने का सबसे महत्वपूर्ण कारण, ये क्या कहता है, नीला रंग दिखाई देता है। तो नीला रंग दिखने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है, टिंडल प्रभाव। अब बोर्ड परीक्षा में सवाल क्या पूछते हैं, देखो बोर्ड परीक्षा में ये सवाल पूछा जाता है कि आकाश का रंग नीला होने का कारण बताओ, ठीक है। तो अब आप उसको क्या करोगे, पहले तो लिखोगे उसका उत्तर टिंडल प्रभाव के कारण, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरी लाइन इसके अंदर लिखोगे नीचे, वो लाइन ये लिखी जाएगी कि नीले रंग का या नीले रंग की तरंग दैर्ध्य बहुत कम होने के कारण उसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, इसीलिए आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। या आपको पूछे स्विमिंग पूल या तरणताल या समुद्री जल, आपने देखा होगा ना मूवी के अंदर, कभी देखा हो तो बिल्कुल ग्रीनरी बताते हैं, तो ग्रीनरी के अंदर जब समुद्र का पानी दिखता है तो दूर से अपन को दिखता है ना, या ऊपर से जब हेलीकॉप्टर या उस एरोप्लेन से जब देखते हैं नीचे की तरफ फोटो लिया हुआ होता है, तो उसमें आप देखते हो कि बिल्कुल नीले रंग की सतह दिखाई देती है। तो नीले रंग का कारण ही इसके अंदर क्या बताया गया, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन भी कह सकते हो और नीले रंग की तरंग दैर्ध्य को भी इसके साथ में जोड़ना है। तो मैं ना इसके वीडियो के साथ में लास्ट में एक तो ये वाला फोटो अटैच कर दूंगा और इस फोटो के नीचे आपको ये सवाल भी लिख दूंगा, ये वाला कौन सा, आकाश का नीला रंग क्यों होता है, इसका कारण क्या है ना। तो आप जब नोट्स बनाओ तो नोट्स के साथ में इस सवाल को भी ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये टिंडल प्रभाव क्या होता है कि जब प्रकाश किरण पुंज को कोलाइड विलयन में से गुजारते हैं तो वह एक वर्णी चमकीली रेखा के रूप में हमें दिखाई देता है। इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम इसका सेकंड पॉइंट ले रहे हैं, वो है कोलाइड पर आवेश या विद्युत गुण। देखो कोलाइड पर आवेश या विद्युत गुण की जब बात की जाती है तो ये भी इस पाठ का महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है ना। चलिए देखिए, कोलाइड पर आवेश या विद्युत गुण, कोलाइडी विलयन जो होता है ना, कहा जाता है कि कोलाइडी विलयन जो है जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था और क्या होती है, परिक्षिप्त माध्यम होता है ना। देखो 8वां पॉइंट है, कोलाइड पर आवेश या विद्युत गुण, ठीक है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बोरिंग बिल्कुल नहीं होगा, आप खुद देखना इसको। क्या कहते हैं कि कोलाइडी जो होता है, कोलाइड के अंदर, कोलाइड विलयन जो होते हैं इसके अंदर एक ही प्रकार के आवेश पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के क्या होते हैं, आवेश। अब एक ही प्रकार के आवेश में या तो प्लस हो सकता है या क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है, ठीक है। देखो अगर मान लो ये स्थिति होती कि इसके अंदर आवेश अलग अलग हो, मतलब प्लस भी हो और माइनस भी हो, तो प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब कण ये है कोलाइड के अंदर, जैसे ये कण है ना, और इन कणों के ऊपर अगर मान लो एक में जैसे इधर प्लस है, इधर माइनस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है, ये यूं होते है ना, अलग अलग आवेश होते, तो ये आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते ये एक साथ मिल जाते हैं,
और मिलते ही एक बृहद आकार के कण का क्या करते, निर्माण। तो बृहद आकार के कण का अगर निर्माण हो जाता तो कोलाइडी कण के आकार में वृद्धि हो गई तो वो कोलाइडी होता ही नहीं, है ना। मतलब क्या कह सकते हैं कि कोलाइड के स्थायित्व का सबसे मुख्य कारण जो होता है ना वो ये होगा कि उन कोलाइडी के अंदर कणों के ऊपर आवेश एक ही प्रकार का होगा। अगर सभी कोलाइडी कण धनावेश होते हैं तो देखो अब इसमें अगर सारे प्लस होते यूं तो प्लस होते तो क्या होता, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिघर्षित, तो कण बिखरे हुए रहेंगे। अब जब कण बिखरे हुए रहेंगे तो कण आपस में जुड़ेंगे नहीं। जब कण भी आपस में नहीं जुड़ेंगे तो आप क्या कहोगे कि ये बड़े आकार के कण का निर्माण नहीं करेंगे। जब बड़े आकार के कण का निर्माण ही नहीं होगा तो कोलाइडी कण का स्थायित्व बना रहता है। तो ये जो आवेश होता है वो इनके अंदर पाया जाता है और आवेश के कारण ही कोलाइड क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर, स्थायी होते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब आपको पूछे कि भाई इसमें आवेश का कारण क्या है, जैसे आपको पूछ लिया है सवाल कि भाई कोलाइड पर आवेश या विद्युत गुण का कारण क्या है, तो इसमें दो कारण बताओगे आप। पहला कारण ये बताओगे, देखो आवेश के कारण या आवेश का कारण क्या है इसके अंदर। तो आवेश का कारण जब अपन पहला लेते हैं वो लेते हैं घर्षण। क्या लेते हैं, घर्षण। कि जो ये कोलाइड कण होते हैं, परिक्षिप्त प्रवस्था के कण जो होते हैं, तो कोलाइड कणों के मध्य घर्षण उत्पन्न होगा तो घर्षण से आवेश उत्पन्न होते हैं। पहली चीज घर्षण होता है तो आवेश, आपको भी पता है बादलों के अंदर जब बादल परस्पर एक दूसरे पर रगड़ खाते हैं तब उसमें आवेश उत्पन्न होता है, आवेश से बिजली चमकती है ना। उसी तरीके से यहाँ पर कोलाइड कण है, अब वो विलयन के अंदर है, कोलाइड विलयन के अंदर, तो क्या होगा, कभी कभार आवेश परस्पर टकराते हैं, टकराएंगे अगर मान लो तो टकराने पर क्या होगा, उसमें घर्षण की क्रिया होगी और घर्षण से ऑटोमेटिकली उसमें क्या होता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट यह है कि सतह जो होती है, पृष्ठ सतह पर विलयन का अपघटन होना, विलयन का क्या होना, अपघटन, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है RCOON, ये अपन ने पढ़ा था ना साबुनीकरण क्रिया के अंदर। तो इसमें आप इसको जब आयनों में तोड़ोगे तो ये जल के अंदर जब डालते तब होता है, तो आयनों में टूटते ये क्या बनाएगा, RCO माइनस प्लस Na प्लस। तो ये इसमें क्या हुआ, ऑटोमेटिकली आवेश उत्पन्न हो गए, है ना। तो ये कोलाइड जो होते हैं, कोलाइड के अंदर ये आवेश उत्पन्न होने का मुख्य कारण जो बताया गया ना, वो एक तो बताया गया घर्षण होना और दूसरा बताया गया है कि पृष्ठ सतह पर विलयन का जल अपघटन भी बता सकते हो या अपघटन भी बता सकते हो। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। अब वापस सुन लीजिएगा, कोलाइड का स्थायी होने का कारण क्या होता है, उन पर एक ही प्रकार के आवेश, समान आवेश उपस्थित होना होता है। ठीक है, और इसी के अंदर जैसे कोई धनावेश वाले होते हैं, कोई ऋणावेश वाले होते हैं। तो किताब के अंदर एक छोटी सी सारणी दी गई है और वह सारणी जो दी है वो यही दी गई है कि धनायन या धनात्मक कोलाइडिसॉल और ऋणात्मक कोलाइडिसॉल क्या होते हैं उसके बारे में। तो मैं ना इसकी भी एक फोटो इमेज इसके साथ में अटैच कर दूंगा वीडियो के साथ में। ठीक है ना, तो आप क्या करो, देखो हम कोई भी अगर इमेज डालते हैं तो इमेज डालने का मतलब ये होता है आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। तो आप जब नोट्स बनाते हैं तो उसको इमेज को ध्यान में रखते हुए लिख दो उसके अंदर शॉर्ट नोट्स के हिसाब से। ये नहीं कहते कि पूरी की पूरी रामायण लिख दो, नहीं, शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने हिसाब से, ताकि आप जब उसको पढ़ोगे, है ना, तो पढ़ोगे तो सरलता से क्या होगा, याद हो जाएगा, है ना। तो अब आप ये मुख्य रूप से 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब हम इसी के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ले रहे हैं, वो है आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण किस प्रकार से होता है ना। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखो आप सबसे महत्वपूर्ण चीज, ठीक है ना, याद रखनी है, आयनों का ये इसी के अंदर आएगा, किसमें, कोलाइड के गुण के अंदर ही है।
और वो भी गुण के अंदर क्या बता रहा है, देखो आप एक सेकेंड, थोड़ा सा देखो आयनों का हम लेंगे आगे, वर्णात्मक अधिशोषण के बारे में दिया गया है। तो वर्णात्मक अधिशोषण जैसे अपन ने पहले पढ़ा था, आपको याद है वर्णात्मक अधिशोषण का उत्प्रेरण का एक उदाहरण आया था। वर्णात्मक उत्प्रेरण का उदाहरण बता सकते हो? आपके लिए सवाल है, वर्णात्मक उत्प्रेरण का उदाहरण बताना है, ठीक है ना, अपने आप लिखना। आप देखो हम ले रहे थे विद्युत कण या विद्युत आवेश, है ना, ये ले रहे थे कोलाइड के ऊपर। ये कौन सा पॉइंट था? 8वां। अब पॉइंट आ रहा है आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण सिद्धांत। बिल्कुल आपको इसमें है ना 1 2 3 उदाहरण दिए। इन 3 उदाहरणों से आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये सिद्धांत है क्या। पहले हम इस सिद्धांत को लिख देते हैं, ठीक है। अब इस सिद्धांत को ये दिया गया है कि कोलाइडी विलयन के अंदर जो कण होते हैं या जो आयन होते हैं, तो आयनों का अधिशोषण होता है इसकी सतह पर, ठीक है। देखो क्या लिखते हैं कि कोलाइड विलयन में आयनों का अधिशोषण सतह पर होता है, लेकिन वही आयन अधिशोषित होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब लाइन यही है कि वही आयन अधिशोषित होते हैं जो परिक्षिप्त माध्यम और कोलाइड विलयन में क्या हो? उभयनिष्ठ हो। क्या हो? उभयनिष्ठ। ये आपको लाइन याद रखनी है कि कोलाइड विलयन में आयनों का अधिशोषण जो होता है वह उस प्रकार से होगा कि परिक्षिप्त माध्यम और कोलाइड विलयन में वो आयन कॉमन हो। कॉमन, उभयनिष्ठ का मतलब क्या हो? कॉमन हो। अब इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं। इसमें क्या आता है, आपको सवाल कैसे पूछेंगे कि FeCl3 का जल अपघटन करने पर, देखो पहला पॉइंट, पहला हम लेते हैं एग्जाम्पल। अब मैं एग्जाम्पल लूंगा ना तब आप समझ लोगे। पहला आता है FeCl3 का जल अपघटन करने पर क्या बनेगा? फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्या बनेगा? कोलाइड विलयन बनता है। कोलाइड विलयन बनता है। इस विलयन में Fe3+ आयन क्या होते हैं? उभयनिष्ठ होते हैं। कैसे होते हैं मैं अभी विक्रिया बता रहा हूं। उभयनिष्ठ होते हैं। आप देखो कैसे होते हैं। आप FeCl3 लो सबसे पहले, FeCl3 प्लस क्या लेते हैं अपन? H2। अब हमें बनाना क्या है? फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा, है ना। तो एक तो बनेगा FeOH का होल थ्राइस प्लस क्या बनेगा? HCl। देखो यहां पर क्लोरीन कितने? 3, तो इधर अपन 3 ले लेंगे। 3 लेते ही देखो 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर, यानी कितने हुए? 6 हाइड्रोजन हुए और ऑक्सीजन 3 है, इसलिए जल के कितने अणु लेंगे अपन? 3 लेंगे, है ना। अब ये समीकरण आ गई। अब ये क्या है?
फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब फेरिक हाइड्रोक्साइड जो बना है ना, ये बना है कोलाइड विलयन। क्या बना है? कोलाइड विलयन। और इसमें क्या कह रहे हैं अपन कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइड विलयन बनता है और इस विलयन में Fe3 आयन प्लस उभयनिष्ठ होते हैं। Fe3 प्लस कैसे होते हैं कि ये है हमारे पास परिक्षिप्त माध्यम। ये क्या है? परिक्षिप्त माध्यम। अब इसमें कॉमन कौन सा है ना, देखो ये है परिक्षिप्त माध्यम, ये है कोलाइड विलयन। कोलाइड विलयन किसका है? इसका। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? देखो आप ध्यान से देखिएगा, कॉमन क्या आ रहा है इसमें? Fe। यहां पे क्या आ रहा है? Fe। इधर भी क्या आ रहा है? Fe, है ना। तो जब आप Fe और Fe देख रहे हो, इसमें माध्यम में Fe है, इसमें विलयन में भी क्या आ रहा है? Fe कॉमन आ रहा है। Fe के ऊपर आवेश क्या होता है? प्लस। तो उभयनिष्ठ होते हैं, इसलिए यह धनात्मक क्या बनाते हैं? धनात्मक कोलाइड सॉल का निर्माण करते हैं, कोलाइड सॉल बनाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं इसकी संरचना बताऊंगा ना, तब आप देखो क्या होता है इसके अंदर, साथ में समझा देता हूं। ये ना, अब ये Fe, अब इसको लिखते कैसे? OH का ऑल्ट्राइड प्लस कॉमन कौन सा आयन है? Fe3 प्लस, है ना। अब जब आप इसको बताओगे ना तो यूं लिखा जाएगा FeCl, ये सॉरी FeOH का ऑल्ट्राइड, ये और इधर साथ में क्या बताओगे? Fe3 प्लस। ये अपना सॉल बनता है, धनात्मक कोलाइड सॉल बनता है, ठीक है ना। तो ये पहला उदाहरण है। अभी अपन इसके दो उदाहरण और लेंगे। तो दूसरा उदाहरण इसका सबसे बेस्ट उदाहरण माना गया है, ठीक है ना। अब होता क्या है, आगे अपन लेंगे ना, तब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि ये कोलाइड विलयन कैसे बना है, अब इसमें कैसे इसकी स्ट्रक्चर होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा उदाहरण मैं यहां से शुरू करूंगा, इसलिए मिटाना है मुझे, तो आप पूरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, अब देखो इसका सेकंड उदाहरण सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सेकंड उदाहरण के अंदर सवाल आता है, तो देखो क्या आएगा कि सिल्वर नाइट्रेट और दूसरा आएगा पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया। दूसरा उदाहरण है इसका सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल है, एग्जांपल सेकंड, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 और Ki की क्रिया। अब इसमें दो स्थिति बनती है। फर्स्ट स्थिति देखो आप, यदि AgNO3 का परिक्षिप्त माध्यम दिया जाए, परिक्षिप्त माध्यम ले, तो क्या होगा? रिएक्शन आपको याद है, छोटी क्लासों में आई हुई है। तो AgNO3 प्लस Ki, अब क्या बनेगा इसमें? देखो AgI प्लस KNO3, तो बनता क्या है? AgI प्लस KNO3, ठीक है। अब देखो आप, ये है परिक्षिप्त माध्यम, ठीक है, परिक्षिप्त माध्यम, परिक्षिप्त माध्यम, ठीक है। और ये क्या है? कोलाइड। अब आप बताओ इन दोनों में कॉमन कौन सा आयन आ रहा है? देखो इसमें AgNO3 और इसमें AgI है, तो कॉमन क्या आ रहा है? Ag। तो Ag के ऊपर आवेश क्या होता है? प्लस आवेश। तो इसमें ये लेंगे कि यदि AgNO3 का परिक्षिप्त माध्यम ले, तो इसमें Ag प्लस उभयनिष्ठ, Ag प्लस उभयनिष्ठ होने के कारण धनात्मक कोलाइड सॉल बनता है, धनात्मक कोलाइड सॉल बनता है। अब कैसे बनेगा? तो देखो इसमें आप ये AgI है, तो AgI प्लस कॉमन क्या आता है? Ag प्लस है आयन, तो आप जब इसका विलयन बनाओगे तो AgI और Ag प्लस, ये बनता है, क्या नाम है इसका? धनात्मक सॉल बनता है, ठीक है। ये पहली स्थिति है। क्या लिया हमने? AgNO3 का परिक्षिप्त माध्यम लिया है, तो
ठीक है। अब दूसरा हम यूं करते हैं, इसको चेंज करते हैं कि यदि KNO3 को ये अपन लेते हैं, सॉरी KNO3 नहीं, KI को परिक्षिप्त माध्यम में लें, ठीक है। अब आप क्या करो, KI को रिएक्शन ये रहेगी, आप क्या लिखोगे KI प्लस AgNO3, ठीक है। अब ये क्या है, परिक्षिप्त माध्यम है, देखो ये है परिक्षिप्त माध्यम, ठीक है। अब इसमें उत्पाद क्या बन रहा है, उत्पाद तो देखो KI-AgNO3 से क्रिया करके यही बनाएगा, तो उत्पाद बनेगा इसमें AgI प्लस KNO3, ठीक है। अब ये है हमारे पास कोलाइड, ये क्या है, कोलाइड बना है। अब इन दोनों में आप उभयनिष्ठ आयन देखो, ध्यान दीजिएगा इसको, इसके अंदर परिक्षिप्त माध्यम में है पोटेशियम आयोडाइड, इसके अंदर है AgI, कोलाइड बना है, तो इन दोनों में अब उभयनिष्ठ आयन कौन सा हुआ, आयोडीन हुआ। तो इसमें लिखेंगे कि इसमें आयोडीन I माइनस उभयनिष्ठ आयन है, क्या है, उभयनिष्ठ आयन, इसलिए यह क्या बनाएगा, ऋणात्मक कोलाइड सॉल्व बनाता है, ऋणात्मक कोलाइड सॉल्व बनाता है। ये आपको इसके अंदर ध्यान में रखना है। तो जब आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, AgI प्लस I माइनस, अब जब बनेगा तो इसको लिखेंगे AgI और I माइनस, ये बन गया कौन सा, ऋणात्मक कोलाइड सॉल्व। तो इस पूरी चीज की कॉमन स्थिति ये बनती है कि जब आप परिक्षिप्त माध्यम ले रहे हो, तो परिक्षिप्त माध्यम से जब किसी दूसरे की क्रिया करवाते हो, परिक्षिप्त क्या कहते हैं अपन, प्रवस्था की क्रिया करवाते हैं, तो उसमें जो कोलाइड बनता है, तो कोलाइड और माध्यम में जो उभयनिष्ठ आयन होगा उसी का क्या बनता है, कोलाइडी सॉल्व बनता है, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने ये दो चीजें ली है, ठीक है ना। अब एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं वर्क के लिए, आप खुद करोगे इसका उदाहरण, ठीक है ना। तो उदाहरण है, देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, ये लिख देता हूं, AS2O3 प्लस H2S, AS2O3 प्लस H2S, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखिएगा, ये है कोलाइड, ये क्या कहते हैं आप, ये माध्यम है, परिक्षिप्त माध्यम है, और जब क्रिया होती है तो बनता है AS2S3 और प्लस बनता है H2। अभी ये केवल मैंने रिएक्शन बताई है, ये माध्यम है, ठीक है ना, और ये क्या है, कोलाइड बना है। अब आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सा कोलाइड बनेगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, कौन सा इसमें कोलाइड बनेगा, धनात्मक कोलाइड बनेगा या ऋणात्मक कोलाइड बनेगा। तो ये आपको क्वेश्चन दिया है, मैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना, आप ये बिल्कुल आपको करना है खुद, इसी के प्रोसेस में आपको बताना है, ठीक है ना। तो आप बाल मंदिर के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद। एक सूचना आपको और देनी है, सूचना ये है कि किसी भी सब्जेक्ट के वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम का निवारण करने के लिए सुबह 8:30 से लेके 9:30 बजे तक, ध्यान दीजिएगा, सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक विद्यालय परिसर में आप आकर और सब्जेक्ट टीचर से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक का ही टाइम है, ठीक है। धन्यवाद।